नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 इकाई 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से लाभकारी साबित होगी जिनमें भी एनजीटी से या राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 से, जो कि है एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। दोस्तों, यदि हम एनजीटी की स्थापना की बात करें तो दोस्तों एक अधिनियम था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो दोस्तों इस अधिनियम की धारा 3 के तहत हमने एनजीटी का गठन किया। दोस्तों, आपके लिए पता होना चाहिए एनजीटी एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसका गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से हुआ। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत हमने एनजीटी का गठन किया। दोस्तों, एनजीटी एक सांविधिक संस्था है और यह एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है। दोस्तों, यदि हम दिनांक की बात करें कि एनजीटी की स्थापना किस तिथि को हुई थी, तो वह डेट है दोस्तों 18 अक्टूबर 2010। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमने एनजीटी का पूरा नाम देखा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद हमने देखा इसका गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत हुआ। दोस्तों, एनजीटी एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। किस अधिनियम के माध्यम से? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 2, एनजीटी एक संस्था है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है एनजीटी किस प्रकृति की संस्था है। ऑप्शन नंबर ए सांविधिक संस्था, जो कि पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर बी अर्ध न्यायिक निकाय या अर्ध न्यायिक संस्था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों, चूंकि एनजीटी सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। दोस्तों, एनजीटी संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। दोस्तों, कुछ बातें और हम देख लेते हैं एनजीटी के बारे में, जैसे कि एनजीटी का मुख्यालय या हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य भी एनजीटी की संरचना में शामिल होते हैं। दोस्तों, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि एनजीटी एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर हमने बात करी थी इसकी संरचना की, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 से 20 न्यायिक सदस्य एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। एनजीटी की स्थापना भारत के किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर की गई है। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस सही नहीं है। एनजीटी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित होकर की गई है, इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एनजीटी की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित होकर की गई है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 4, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष हैं। आपको इनका नाम आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिहाज से इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछता है। तो दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, एनजीटी का मुख्यालय या हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 6, इनमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं भोपाल, पुणे एवं चेन्नई में एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। कोच्चि एकमात्र ऐसा विकल्प है दिए गए 4 ऑप्शंस में से जहां पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कोच्चि प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? दोस्तों यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी है तो उसके लिए 90 दिन के अंदर अपनी अपील को दायर कर देना चाहिए या 90 दिन के भीतर अपनी अपील दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी 90 दिन प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें आप, यदि आपको हमारे वीडियो से लाभ होता है तो ऐसे ही अन्य विद्यार्थियों तक आप हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हमारे वीडियोस के माध्यम से हो सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है क्योंकि हम लाइक्स कमेंट्स के माध्यम से ही जज कर पाते हैं कि हमारे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है या नहीं। तो यदि आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? दोस्तों हमने पहले प्रश्न में चर्चा कर ली है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9, एनजीटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर वर्ष 2010 में की गई थी। अधिनियम की भी बात हमने कर ली है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत दोस्तों इस अधिनियम की भी धारा 3 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी 18 अक्टूबर 2010 प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10 की यदि हम चर्चा करें तो भारत के अलावा किन देशों ने पर्यावरण संबंधी न्यायिक संस्था स्थापित की है? हमें प्रश्न क्रमांक 10 में बताना है कि भारत के अलावा किन देशों ने पर्यावरण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए न्यायिक संस्था की स्थापना की है। तो दोस्तों ऐसे देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त तो दोनों प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11, एनजीटी की अध्यक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश है तो उसका कार्यकाल कितना होगा? दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष तो फिक्स है, लेकिन अधिकतम आयु अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम आगे अपने वीडियो के माध्यम से करेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि यदि एनजीटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश है तो उनका कार्यकाल कितना होगा?
तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो तब तक उनका कार्यकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो दोस्तों एनजीटी के अध्यक्ष यदि उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो तब उनका कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात थी तब कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की अधिकतम आयु तक था। अब बात की जा रही है कि यदि एनजीटी का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो तो उसका कार्यकाल कितना होगा। तो दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष किंतु अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी। इनमें से जो भी पहले होता है तब तक संबंधित व्यक्ति अपने पद पर बना रहेगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। 13 एनजीटी की संरचना में होते हैं। दोस्तों आपको यहां बताना है एनजीटी की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं एनजीटी की संरचना में एक अध्यक्ष, 10 से 20 न्यायिक सदस्य एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से अब हम कथनों की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है दोस्तों एक अध्यक्ष और कम से कम 10 या अधिकतम 20 सदस्य। दोस्तों यह कथन गलत है क्योंकि एनजीटी में एक अध्यक्ष होगा, 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं एवं 10 से 20 ही विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जिनके बारे में चर्चा ऑप्शन ए में नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक अध्यक्ष और कम से कम 5 या अधिकतम 10 सदस्य। दोस्तों यह कथन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी एक अध्यक्ष और कम से कम 2 या अधिकतम 4 सदस्य। दोस्तों इस प्रकार से तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है, 10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं, साथ ही 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की। एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किसे एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कहता है सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश। दोस्तों इन्हें हम एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इन्हें भी हम एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी कहता है हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को एनजीटी के अध्यक्ष पद पर हम नियुक्त कर सकते हैं किंतु सिर्फ पूर्व न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है जो कहता है ए और बी दोनों कथन सही हैं। दोस्तों ए में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, कथन बी में कहा गया है हाई कोर्ट का वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों मुख्य शब्द पर आप जोड़ दें, मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का, इन्हें हम एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो एनजीटी के लिए नोडल एजेंसी कौन है। एनजीटी की नोडल एजेंसी दोस्तों हम सभी जानते हैं पर्यावरण मंत्रालय एनजीटी के लिए नोडल एजेंसी का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण मंत्रालय प्रश्न क्रमांक 5 का प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। एनजीटी की नोडल एजेंसी पर्यावरण मंत्रालय है। प्रश्न क्रमांक 16 एनजीटी पर्यावरण से संबंधित किस कानून के तहत सुनवाई कर सकती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि एनजीटी पर्यावरण के संबंध में जो विभिन्न विधान बनाए गए हैं उनमें से किन के तहत सुनवाई कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो दोस्तों एनजीटी इन तीनों अधिनियमों के तहत सुनवाई कर सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दोस्तों आप अलग से भी इन
अधिनियम के सन याद रखें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है, तब आपको आंसर करना होगा 1974। जल प्रदूषण निवारण और उपकर अधिनियम का संबंध है वर्ष 1977 से, और वन संरक्षण अधिनियम का संबंध है वर्ष 1980 से। तो दोस्तों आप इन अधिनियम के सन को भी ध्यान रखें, ताकि आपके एग्जाम में यदि सन से संबंधित कोई प्रश्न आता है तब भी आप उस प्रश्न का उचित आंसर या सही आंसर अपने एग्जाम में टिक कर पाए। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 की, जो आपसे पूछता है कि एनजीटी व्यक्तिगत तौर पर कितनी राशि का जुर्माना लगा सकती है। तो दोस्तों हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ा हुआ था कि एनजीटी व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। ऑप्शन नंबर डी 10 करोड़ प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। ध्यान रखिए, एनजीटी व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। ऑप्शन नंबर डी 10 करोड़। प्रश्न क्रमांक 18, एनजीटी किसी कंपनी पर कितनी राशि का जुर्माना लगा सकती है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 में व्यक्तिगत स्तर पर पूछा था, जिसमें अधिकतम 10 करोड़ तक का जुर्माना एनजीटी लगा सकती थी। प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा है एनजीटी किसी कंपनी पर कितने करोड़ का जुर्माना या कितनी राशि का जुर्माना लगा सकती है। दोस्तों तो हम सभी जानते हैं किसी कंपनी पर एनजीटी अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 19, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किस आधार पर हटा सकती है। आपसे पूछा जा रहा है एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्य को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किस आधार पर हटा सकती है। तो दोस्तों आपके लिए इस प्रश्न में ही 3 फैक्ट मिलते हैं कि एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाता है। किसकी सलाह पर हटाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटाया जाता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है इनको हटाने का आधार। तो दोस्तों इन दोनों बातों को आप ध्यान रखें और आधार की चर्चा हम अब करते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्र सरकार किस आधार पर हटा सकती है। दोस्तों यहाँ पर कथन 1 कहता है कदाचार के आधार पर, जो कि पूर्णतः सत्य है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, दोस्तों यह कथन भी सत्य है। पद का दुरुपयोग करने पर, यह कथन भी सत्य है। अपने कर्तव्यों का पालन ना करने पर, यह कथन भी सत्य है। दोस्तों उपरोक्त चारों आधार पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की। मार्च 2022 में एनजीटी ने कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 के तहत 16 करोड़ का जुर्माना किसे लगाया है। मार्च 2022 में एनजीटी ने कूड़ा प्रबंधन नियम 2016 के तहत 16 करोड़ रुपए का जुर्माना किसके ऊपर या किसे लगाया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हरियाणा की डबवाली नगर परिषद पर एनजीटी ने 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा की डबवाली नगर परिषद प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21, एनजीटी ने त्रिपुरा राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस के दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी ने त्रिपुरा राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में ओएनजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस के दोहन पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों आपको वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताना है। हम सभी जानते हैं तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 22 की। एनजीटी के कार्यों में शामिल है। दोस्तों थ्योरी वाले वीडियोस में हमने विस्तार से चर्चा करी है एनजीटी और अन्य आयोगों से संबंधित एक एक पहलू पर। यदि अब तक आपने हमारे थ्योरी सेक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे
ये आपको सलाह है कि आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस अभी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने में समस्या का सामना ना करना पड़े और आप अधिकतम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारी थ्योरी सेक्शन वाली वीडियोस को भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे इस सुविधा का लाभ ले पाएं। तो प्रश्न क्रमांक 22 कहता है दोस्तों, एनजीटी के कार्यों में शामिल है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है किनमें एनजीटी के कार्यों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए, वनों का संरक्षण करना, यह कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना, दोस्तों यह कथन भी सत्य है और यह तीनों कार्य एनजीटी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 23, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी के सर्किट पीठ कहाँ स्थित नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिनमें से 3 में एनजीटी की सर्किट पीठ स्थित है और एकमात्र स्थान ऐसा है जहां पर एनजीटी की सर्किट पीठ स्थित नहीं है। आपको उसी विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एनजीटी की सर्किट पीठ शिमला, शिलांग एवं कोच्चि में स्थित है। भोपाल एकमात्र स्थान है जहां पर एनजीटी की सर्किट पीठ स्थित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भोपाल प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, पर्यावरण मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार इसे कितने समय की अवधि तक निपटाना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 आया था, इसमें अधिकतम कितने समय की अवधि की बात करी गई है कि आपको इन मुद्दों को कम से ज़्यादा इतने समय में निपटाना ही है। तो दोस्तों 6 महीने के अंदर एनजीटी के लिए पर्यावरणीय मुद्दे को निपटाना आवश्यक है। इसमें समय सीमा तय की गई है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में कि 6 महीने के भीतर एनजीटी के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटान करना होगा। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि पर्यावरणीय मुद्दों को शीघ्रता से निपटाया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 6 महीना प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25 की यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि केंद्र सरकार करती है, तो इस नियुक्ति में केंद्र सरकार किसका परामर्श लेती है। तो हम सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श केंद्र सरकार लेती है अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय। ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26 की यदि हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको 4 कथन दिए हुए हैं, 4 में से 3 कथन ऐसे हैं जिनमें एनजीटी के उद्देश्य के बारे में वर्णन नहीं है। एकमात्र कथन ऐसा है जो कि सही है और जिसमें एनजीटी के मुख्य उद्देश्य की चर्चा करी गई है। आपको उस कथन का चयन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। वाणिज्य व व्यापार से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान। दोस्तों एनजीटी का संबंध वाणिज्य व्यापार से नहीं है। पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि एनजीटी का संबंध पर्यावरण मामलों से ही है। इसके अलावा ऑप्शन सी कहता है प्रशासनिक विवादों का त्वरित समाधान, यह भी एनजीटी से संबंध या ताल्लुकात नहीं रखता। घरेलू विवादों का निपटान, यह कथन भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से एनजीटी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27 की यदि हम चर्चा करें तो एनजीटी क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है एनजीटी एक क्या है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों एनजीटी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है जो पर्यावरणीय मुद्दों का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी एनजीटी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28 की यदि हम बात करें तो एनजीटी के वर्तमान विशेषज्ञ सदस्य में शामिल नहीं है।
आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि इन 4 विकल्पों में से ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें एनजीटी के वर्तमान विशेषज्ञ सदस्य के बारे में जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, साईवाल दास गुप्ता वर्तमान में विशेषज्ञ सदस्य हैं, डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा भी हैं, सत्यगोपाल कोरलापति जी भी एनजीटी के वर्तमान विशेषज्ञ सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो कि वर्तमान समय में एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्य में शामिल नहीं है, जो कि है न्यायमूर्ति वी अमित स्थालेकर। दोस्तों, यह विशेषज्ञ सदस्य में वर्तमान समय में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29, एनजीटी के वर्तमान न्यायिक सदस्य में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो वर्तमान समय में एनजीटी के न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, न्यायमूर्ति के रामकृष्णन शामिल हैं, न्यायमूर्ति एस के सह भी शामिल हैं, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विजय कुलकर्णी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। चूंकि प्रश्न क्रमांक 29 में पूछा गया था कि कौन वर्तमान न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर विजय कुलकर्णी इस प्रश्न का सही जवाब बनता है। प्रश्न क्रमांक 30, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। ऑप्शन नंबर सी आदर्श कुमार गोयल ए के गोयल प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय किन स्थानों पर स्थित हैं। तो दोस्तों, एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई चारों स्थानों पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32, एनजीटी के भोपाल सेंट्रल जोन के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको प्रश्न क्रमांक 32 में बताना है कि एनजीटी के भोपाल सेंट्रल जोन के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों, भोपाल सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है, किंतु बिहार उसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिहार प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एनजीटी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में इसने आपकी सहायता करी होगी। यदि आपको हमारे वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारी वीडियोस से आपकी ही तरह लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देखिए, हमने आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमने इस पुस्तक को परचेज करने के लिए भी आपको लिंक दी हुई है, तो जो भी विद्यार्थी इस पुस्तक को लेना चाहता है तो वहाँ से ले सकता है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। जय हिंद।